ठीक है, ये जो आरोपों की झड़ी आपने लगा दी है समाजवादी पार्टी पर, हमारे साथ फखरुल हसन जी है। फखरुल जी, बसपा कह रही है कि पार्टी भी बिखर रही है, वोट बैंक भी छिटक रहा है और परंपरागत वोटर जिसको आप मान करके चलते थे वो भी आपका साथ छोड़ रहा है। देखिए, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा बसपा के अपने मित्र से कि साथी, आपने 2022 में देखा था कि एक प्रत्याशी जो जीता है वो अपने व्यक्तिगत कारणों से जीता है, बसपा की नीतियों से, बसपा के वोट बैंक नहीं जीता जो बलिया से जीता था। और आज जो गुड्डू जमाली जो आजमगढ़ में चुनाव लड़ रहे थे, अगर आपको ये गलतफहमी है कि वो बसपा का वोट है, वो आप हार गए ना, विधानसभा भी हारे, दोनों उपचुनाव भी हार गए। जाकर के समीक्षा करिए, हार का समीक्षा करिए, आपके लिए उचित होगा आगे के लिए, आगे की राजनीति के लिए। गुंडई राजनीति बर्दाश्त नहीं कर सकती है उत्तर प्रदेश की बात पूरी होने दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने साबित कर दिया। गुंडई कहलाती है बीच में बोलना, अरे गुंडई कहलाती है बीच में बोलना। सुनिए, गुड्डू जमाली अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे लीडर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उनका व्यक्तिगत वोट है, वो व्यक्तिगत रूप से वहां पे आजमगढ़ में काम भी करते हैं, इससे भी हमें इनकार नहीं है। और इसलिए ये कहना कि बसपा कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रही, तो ना आपने ना बलिया में कोई चमत्कार किया था और ना कोई आजमगढ़ में आपने चमत्कार किया है। वो दोनों प्रत्याशी व्यक्तिगत कारणों से वोट लेके आए हैं, इस पोजीशन में है। तो बसपा को बहुत ज्यादा अपनी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप विलिप्त हो चुके हैं, आपको अब कोई पूछता नहीं है, आप अछूत हो चुके हैं। ठीक है साजन जी, फखरुल जी, ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, आरोप प्रत्यारोप मत करिए, ये आत्ममंथन का दौर है। हमारे साथ अरविंद यादव भी जुड़े हुए हैं, प्रसपा के प्रवक्ता। अरविंद यादव जी, इससे पहले शिवपाल यादव ने कहा था कि मैं तो इंतजार करता रहा कि कोई मुझे बुलाए, कोई जिम्मेदारी सौंपे। चुनाव प्रचार से खुद तो दूर रहे अखिलेश यादव, डिंपल यादव भी नहीं आई, शिवपाल यादव का भी इस तरह बयान आया कि भाई मैं इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे बुलाए। तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव था वो सपा ने शिवपाल यादव के साथ मिलकर के लड़ा था, लेकिन अब उपचुनाव से शिवपाल यादव भी दूर रहे, खुद अखिलेश यादव भी दूर रहे। रामपुर का चुनाव आजम खान के भरोसे छोड़ दिया गया और आजमगढ़ का चुनाव धर्मेंद्र यादव के भरोसे छोड़ दिया गया। तो आपको लग रहा है कि 2024 के लिए अब कोई नया समीकरण बन के तैयार हो सकता है? क्योंकि साथ भी मिलकर लड़ करके देख लिया, अलग अलग लड़ करके भी देख लिया, अब क्या किसी नए मोर्चे की आहट उत्तर प्रदेश की सियासत में हो सकती है क्या? आस्था जी, देखिए सच ये है, कहना नहीं चाहिए, मैं पुनः वही बात कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से वरिष्ठ समाजवादी नेताओं का अपमान करना जानती है। समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एकला चलो नीति के ऊपर कार्य कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी अपने आप को स्वयं कहती है कि हमारी पार्टी प्रैक्टिकल कर रही है, यानी कि प्रयोगशाला पार्टी बन के रह गई है। समाजवादी पार्टी न जाने 2014 के बाद जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व ने अपने कमान में पूरी पार्टी को हाईजैक किया और जिस तरीके से अपने ही नेताओं, अपने ही पदाधिकारी, अपने ही कार्यकर्ताओं का अपमान करना शुरू किया, उसके बाद आज तक हश्र देखिए। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की जब से उपेक्षा हुई है, जब से साइडलाइन किया गया, उसके बाद आप देख लीजिए कि एक भी चुनाव ये जीत नहीं पाए। दूसरी बात मैं कहूं आजमगढ़ की, मैं पूछता हूं कि समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब वहां मौजूदा सांसद थे 22 विधानसभा चुनाव के पहले, तो क्या आप वहां के चुनाव कैंपेन में नहीं जा सकते थे? वहां के लोगों को आप नहीं बातें कर सकते थे? बिल्कुल करना चाहिए था और जाना चाहिए था। लेकिन सच ये है कि कहीं ना कहीं आरोप न लग जाए। और रही बात माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की, तो उन्होंने सच कहा है कि वो इंतजार करते रह गए कि मुझे बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा। तो जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नहीं पूछा जाएगा तो कोई क्यों जाएगा चुनाव में? दूसरी बात आस्था जी, मैं कहता हूं कि आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जब नेताजी के चुनाव में थे तो आप देख लीजिए मोदी लहर में परिणाम क्या था और आज देख लीजिए परिणाम क्या है। आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगह आप देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो एकला चलो नीति है समाजवादी पार्टी की, ये समाजवादी पार्टी का परिणाम का हश्र यहीं से है। आप किसी जात के, किसी मजहब के, किसी वर्ग के नेता को अधिकार क्षेत्र नहीं देना चाहते, उससे कैंपेन नहीं कराना चाहते। और दुख तो तब होती है जब समाजवादी पार्टी हार के बाद भी समीक्षा करना नहीं चाहती कि किन कारणों से चुनाव हार रहे हैं, किन वजहों से चुनाव हार रहे हैं, कौन ऐसी प्रबंधन कमेटी है, कौन ऐसी सोशल इंजीनियरिंग है कि आप बार बार चुनाव हार रहे हैं।
लेकिन ठीक है अरविंद आप जी। कभी भी समीक्षा नहीं कर रहे हैं, यही दुर्भाग्य है समाजवादी पार्टी का, और इसी की देन है कि समाजवादी ठीक है, आंदोलन फखरुल जी इस बात का जवाब देंगे। फखरुल जी, आप अपनी रणनीति कई तरह से बदल के देख चुके हैं। ठीक है अरविंद जी, आपने अपने पॉइंट्स को रखा। अरविंद जी ठीक है। फखरुल जी से अब ये सवाल है कि फखरुल जी, आप कई तरह के प्रयोग करके देख चुके हैं। आपने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, आपने बसपा से हाथ मिलाया, बहन जी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। उसमें विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपने जयंत चौधरी की पार्टी से टाई अप किया। अपने ही पार्टी के अंदर जो तमाम वरिष्ठ नेता थे उनकी नाराजगियां भी खुलकर सामने आई। हालांकि विधानसभा चुनाव में आप उनको साथ लेकर चले, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद जो घर के झगड़े थे, जो अंतर्द्वंद था, वो खुल करके सामने आ गया। आपने जिन छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया वो भी एक एक करके या तो आपको नसीहतें देती नजर आती हैं या आपका साथ छोड़ देती हैं। तो आप बताइए, ये आपके लिए दोहरे मोर्चे पे बहुत बड़ा चैलेंज है। आस्था जी, पहली बात तो ये कि आदरणीय शिवपाल यादव जी, उनका एक राजनीतिक दल है, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। प्रसपा के जो प्रवक्ता हैं, उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। तो वो दर्द अपना बयां कर रहे थे। मुझे उनकी सोच पे बहुत हंसी आती है जब वो बार बार 2014 की लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि आदरणीय नेताजी वो इस देश के बहुत बड़े नेता। फखरुल जी सुनिए, सच्चाई ये है ना कि हमारे सोच पे आपको हंसी ना आए, आप लोग अपने कर्मों पे हंसिए। हमारे मैं हंस लूंगा, अब आप सुन लीजिए, मैं हंस लूंगा। बहुत देर आपका, अरे भाई इतनी देर प्रवचन सुना भाई। अपने सिंबल पे चुनाव लड़वाते हैं, अपने सिंबल पे जाके प्रचार करवाते हैं, और फिर हमें कह देते हैं कि आप तो है ही नहीं। एक एक करके आप नहीं देखिए, हंसिए मत एक दूसरे पर। ये हंसी का वक्त बिल्कुल नहीं है, ये गंभीरता का वक्त है, ये आत्मचिंतन का वक्त है। और कम से कम समाजवादी पार्टी के लिए तो ये बहुत गंभीर वक्त है। मुझे नहीं लगता कि नसीहतें देना आसान है। नाराज होते हैं। ठीक है, हार जीत चुनाव में होती रहती है, हार जीत चुनाव में होती रहती है, लेकिन उस हार का जो मंथन है वो ईमानदारी से होना चाहिए और हकीकत की परिपाटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही जगह पर कमल खिल चुका है। समाजवादी पार्टी की हार हुई है, आजमगढ़ में भी और रामपुर में भी, और भाजपा कह रही है कि इससे बड़ा संदेश हम 2024 के लिए अभी से लेकर चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश से 80 की 80 जो सीटें हैं लोकसभा की, वो भी हम ही जीतेंगे। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता है, वो अब भी चुनाव में गड़बड़ी या फिर हेरफेर के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि हार वो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन को और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। महाबहस में इतना ही, लेकिन आज जिस तरह जीत भाजपा की हुई है रामपुर और आजमगढ़ में, उस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनकी अगुवाई में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गरीब कल्याण नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने ये दोनों सीटें बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी से हासिल की है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कानून का राज स्थापित है। भाजपा की डबल इंजन वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त प्रदेश बनाया है। जो माफिया कभी पहले दंदनाते घूमते रहते थे, वे आज जेल की हवा खा रहे हैं। जो भय का वातावरण बनाते थे, वे आज खुद भयभीत हैं और विकास की योजनाएं घर घर पहुंच रही हैं। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। भाजपा की जीत के लिए वो कौन से अहम फैक्टर्स रहे, किस दिशा में भाजपा ने काम किया, उसको एक बार फिर से दोहराया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। आगे की खबरों के लिए आप सीधे आपको स्टूडियो लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अमित के पास।